नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली और उसमें मानवाधिकारों का संरक्षण। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे कानून सिर्फ सजा देने पर ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान देता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि जब किसी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सुरक्षा उपायों को गहराई से समझें और ये भी कि ये इतने जरूरी क्यों है। सही बात है। ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष और मानवीय व्यवस्था की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आपराधिक न्याय प्रणाली है ना, ये एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ तो इसका काम है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा देना, अपराध रोकना और दोषियों को सजा देना। हाँ। लेकिन इसकी दूसरी धार जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा। ये अधिकार असल में राज्य की जो असीम शक्ति होती है ना, उस पर एक जरूरी लगाम लगाते हैं। रोकते हैं मतलब? हाँ, रोकते हैं ताकि व्यवस्था बनाने के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो जाए। और देखें, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। ये बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में और हमारे अपने संविधान, हमारे कानूनों में दर्ज कानूनी सिद्धांत हैं। ये एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया की गारंटी देते हैं। तो इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करते हैं ना। कुछ ऐसे नियम हैं जो पूरी प्रक्रिया की नींव है। जी। जैसे एक सिद्धांत मैंने सुना है कि किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। हाँ। जिसे दोहरे दंड से सुरक्षा कहते हैं। जी। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब, इसका वजन क्या है? हाँ, ये दोहरे दंड से सुरक्षा, या जिसे अंग्रेजी में डबल जेपोडी कहते हैं, ये सिद्धांत बहुत गहरा है। इसकी जड़ें एक बहुत पुराने लैटिन सूत्र में हैं, नीमो देबित बिस वेक्सारी प्रो उना इत इदेम कॉजा। अच्छा। जिसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही वजह से एक ही अपराध के लिए 2 बार परेशान या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है। आप सोचिए, अगर सरकार चाहे तो अपने इतने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति पर एक ही आरोप में बार बार मुकदमा चला सकती है। हाँ, जब तक अपनी मर्जी का नतीजा न मिले। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत व्यक्ति को इस तरह के अंतहीन कानूनी उत्पीड़न से, मानसिक और आर्थिक बोझ से बचाता है। जब एक बार अदालत किसी मामले में अपना अंतिम फैसला दे देती है, चाहे वो बरी करने का हो या सजा का, तो फिर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक निश्चितता देता है, एक अंतिम रूप देता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कवच है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और अधिकार है जो हम फिल्मों में बहुत सुनते हैं। हाँ। चुप रहने का अधिकार। हाँ। या कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं स्व अभिशंसा से सुरक्षा। जी। फिल्मों से हटकर न्याय प्रणाली में इसकी असली जड़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है? हाँ। फिल्मों में ये बड़ा नाटकीय लगता है जी। पर असल में ये निष्पक्ष सुनवाई की, जिसे कहते हैं ना, आत्मा है। आत्मा? अच्छा। जी। स्व अभिशंसा से सुरक्षा का सीधा मतलब है कि किसी भी आरोपी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसा बयान दे या कोई ऐसा सबूत पेश करे जिससे वो खुद ही मुजरिम साबित हो जाए। हाँ। पुलिस पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार, वो इसी का एक व्यवहारिक रूप है। हाँ हाँ। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर पुलिस ने कोई बयान दबाव डालकर, डरा धमकाकर या किसी और जबरदस्ती के तरीके से लिया है, हाँ। तो अदालत में उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब वो माना ही नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये सिद्धांत सिर्फ शारीरिक यातना को नहीं रोकता, बल्कि मानसिक दबाव, धोखे से बयान लेना, इन सब हरकतों पर भी अंकुश लगाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उस बुनियादी नियम को पुख्ता करता है कि अपराध साबित करने की पूरी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है, मतलब सरकार या पुलिस की। आरोपी की नहीं? आरोपी की नहीं। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे चुप रहने का पूरा हक है। और एक और सिद्धांत है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, वो है कार्योत्तर कानूनों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। हाँ। ये थोड़ा सुनने में तकनीकी लगता है। हाँ, थोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कोई कानून बनने से पहले किए गए काम पर लागू नहीं हो सकता? देखिए, ये सुनने में भले ही तकनीकी लगे, पर इसका तर्क बहुत सीधा और न्यायपूर्ण है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कार्योत्तर कानून से सुरक्षा का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उस काम को करते समय गैर कानूनी नहीं था। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल।
मान लीजिए आज कोई काम कानूनी है, ठीक है। कल सरकार एक नया कानून बनाती है और उस काम को अपराध घोषित कर देती है, तो वो नया कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने वो काम कल या उससे पहले किया था। इसी तरह अगर किसी अपराध की सजा आज मान लीजिए 5 साल है और कल कानून बदलकर उसे 10 साल कर दिया जाता है, तो ये बड़ी भी सजा उन पर लागू नहीं होगी जिन्होंने वो अपराध कानून बदलने से पहले किया था। समझ गए। ये सिद्धांत कानूनी निश्चितता देता है। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि आज के दिन क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, ताकि वो अपना व्यवहार उसके अनुसार तय कर सकें। राज्य अपनी मर्जी से पीछे जाकर, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली, नियम बदलकर लोगों को फंसा नहीं सकता। सही है। ये कानून के शासन की बुनियाद है असल में। तो ये तो हो गए कुछ बुनियादी सिद्धांत। अब आते हैं प्रक्रिया के दौरान मिलने वाले अधिकारों पर। जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम लागू होता है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। जी हाँ। ये क्यों इतना जरूरी कदम माना जाता है? इसका क्या महत्व है? देखिए, गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की आज़ादी पर सबसे सीधी चोट होती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए। हाँ। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जो अनिवार्यता है, वो पुलिस की शक्तियों पर एक बहुत अहम न्यायिक नियंत्रण है। जुडिशियल कंट्रोल। बिल्कुल। इसका सीधा उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि गिरफ्तारी मनमानी तो नहीं है, गैर कानूनी तो नहीं है। जब व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस से पूछते हैं कि भाई गिरफ्तारी का आधार क्या है, क्या सबूत हैं आपके पास, और क्या व्यक्ति को हिरासत में रखना वाकई जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से हिरासत की पहली न्यायिक समीक्षा होती है, जुडिशियल रिव्यू। अच्छा। ये अवैध हिरासत को रोकता है, पुलिस द्वारा बल प्रयोग या हिरासत में दुर्व्यवहार की संभावना को कम करता है, और फिर मजिस्ट्रेट ही तय करते हैं कि आगे पुलिस रिमांड दी जाए या न्यायिक हिरासत यानी जेल भेजा जाए या फिर जमानत दी जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। समझ गए। गिरफ्तारी के बाद और फिर मुकदमे के दौरान एक शब्द सबसे ज्यादा सुनने में आता है, निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल। जी हाँ। ये शब्द अपने आप में काफी बड़ा लगता है। एक सुनवाई को निष्पक्ष क्या चीजें बनाती हैं? इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, ये निष्पक्ष सुनवाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये असल में अधिकारों का एक पूरा गुलदस्ता है, और ये एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है जिसके बिना हम न्याय की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसमें कई चीजें शामिल हैं। पहला, कि सुनवाई आमतौर पर सार्वजनिक होनी चाहिए, मतलब ओपन कोर्ट में, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। ठीक है। दूसरा, आरोपी को अपने ऊपर लगे आरोपों की पूरी और स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, उसे पता तो हो कि उस पर इल्जाम क्या है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, उसे अभियोजन पक्ष के जो गवाह हैं उनसे सवाल पूछने का यानी जिरह करने का अधिकार होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन। चौथा, उसे अपना बचाव पेश करने का, अपने गवाह और सबूत लाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, अपना पक्ष रखने का। हाँ, अपना पक्ष रखने का। और पांचवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि जब तक अदालत द्वारा उसे दोषी करार ना दिया जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जब तक साबित ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहते हैं इसे। इन सभी चीजों का एक साथ होना ही एक सुनवाई को वास्तव में निष्पक्ष बनाता है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज गायब है तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकता है। और निष्पक्ष सुनवाई के साथ ही एक और चीज का जिक्र आता है, त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल। हाँ, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं या सुनते हैं, हमारी अदालतों में देरी तो एक आम शिकायत है। तो फिर इस अधिकार का व्यवहारिक महत्व क्या रह जाता है जब देरी इतनी आम है? देखिए, देरी की समस्या वाकई गंभीर है, और इसीलिए ये त्वरित सुनवाई का अधिकार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, न्याय में देरी न्याय से इनकार। बिल्कुल। अगर किसी को न्याय पाने के लिए सालों या दशकों तक इंतजार करना पड़े तो वो न्याय एक तरह से बेमानी हो जाता है। अब सोचिए, लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा आरोपी पर कितना जबरदस्त मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक बोझ डालता है। हाँ, भले ही वो बाद में बरी हो जाए। हाँ, भले ही अंत में वो बरी हो जाए, उसकी नौकरी जा सकती है, परिवार पर असर पड़ता है, समाज में बदनामी होती है। ये सब किसी सजा से कम नहीं है। सही बात है। इसके अलावा देरी का असर सबूतों पर भी पड़ता है। गवाह धीरे धीरे बातें भूल जाते हैं, दस्तावेज खो सकते हैं या गवाह उपलब्ध नहीं रहते। इससे सच सामने आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए त्वरित सुनवाई का अधिकार सिर्फ आरोपी के हित में नहीं है, बल्कि न्याय की सटीकता के लिए और पूरी व्यवस्था में जनता के विश्वास के लिए भी जरूरी है।
ये सिस्टम पर एक दबाव डालता है कि वो मामलों का निपटारा बिना किसी अनावश्यक देरी के करें। और इस पूरी जटिल कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष सही ढंग से रखने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी वकील रखने का अधिकार, ये कितना जरूरी है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वकील का खर्च उठा सकते हैं, या सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है? नहीं, ये अधिकार सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी जो कानूनी प्रणाली है वो बहुत तकनीकी है, बहुत जटिल है। कानून की भाषा, अदालती प्रक्रियाएं, सबूत पेश करने के नियम, ये सब एक आम आदमी की समझ से बाहर हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। वकील का काम सिर्फ कोर्ट में जाके बहस करना ही नहीं होता। उसका काम है अपने मुवक्किल को पूरी प्रक्रिया समझाना, उसके अधिकारों की रक्षा करना और कानून के दायरे में रहकर उसका सबसे बेहतर बचाव करना। ये अधिकार, आप समझिए, एक तरह से शक्ति संतुलन का काम करता है। शक्ति संतुलन कैसे? ऐसे कि एक तरफ राज्य की पूरी मशीनरी होती है, पुलिस है, सरकारी वकील हैं, इतने सारे संसाधन हैं, और दूसरी तरफ होता है एक अकेला व्यक्ति। वकील उस अकेले व्यक्ति को कानूनी आवाज और विशेषज्ञता देता है। हाँ। ये कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को जमीन पर उतारता है, उसे हकीकत बनाता है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर कोई वकील का खर्च ही ना उठा पाए तो यहीं पे शायद कानूनी सहायता का अधिकार, राइट टू लीगल एड, आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये प्रतिनिधित्व के अधिकार से कैसे जुड़ा है और थोड़ा अलग कैसे है? देखिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर कोई पैसे की कमी की वजह से वकील कर ही ना पाए तो अधिकार तो सिर्फ कागज पर रह जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। कानूनी सहायता का अधिकार इसी कमी को पूरा करता है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हाशिए पर है और अपना बचाव करने के लिए वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसे मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराए। सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब। सरकार की जिम्मेदारी है। कई देशों में और भारत में भी गंभीर आपराधिक मामलों में ये एक संवैधानिक अधिकार है। इसका मकसद है न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि किसी की आर्थिक तंगी उसके निष्पक्ष बचाव में बाधा न बने। यह असल में प्रतिनिधित्व के अधिकार को सबके लिए हकीकत बनाने का एक जरिया है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ पैसे वालों की बपोती न रह जाए। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, तो ये सारे अधिकार प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन मान लीजिए निचली अदालत का फैसला आ गया, सजा हो गई, तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? अपील का अधिकार, राइट टू अपील, ये क्यों जरूरी है? नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। जज भी इंसान है, उनसे तथ्यों को समझने में या कानून की व्याख्या करने में चूक हो सकती है। अपील का अधिकार इसी मानवीय त्रुटि के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। ये उस व्यक्ति को, जिसे दोषी ठहराया गया है, एक मौका देता है कि वो अपने मामले को एक उच्च अदालत के सामने ले जाए। ऊंची अदालत में? हाँ, उच्च अदालत में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। वो उच्च अदालत फिर से पूरे मामले को देखती है, निचली अदालत के फैसले को, जो सबूत पेश किए गए थे उनको, और जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसे भी। ये एक तरह से सेकंड ओपिनियन जैसा है, और ये गलत दोष सिद्धि, मतलब रॉन्गफुल कन्विक्शन को सुधारने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ हुआ ही नहीं, बल्कि सही तरीके से हुआ, और ये पूरी न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। और मान लीजिए प्रक्रिया के अंत में, या अगर ये पता चले कि किसी को गलत तरीके से सजा मिली थी, तो बात सिर्फ बरी होने पे खत्म नहीं होती। स्रोतों में क्षतिपूर्ति और पुनर्वास के अधिकार का भी जिक्र है, राइट टू कॉम्पनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। इनका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, और ये दिखाते हैं कि मानवाधिकारों का दायरा सजा या बरी होने के फैसले के बाद भी बना रहता है। अच्छा। पहला है मुआवजा, यानी कॉम्पनसेशन। हाँ। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया था, उस पर गलत मुकदमा चला या उसे गलत सजा दी गई, तो उसे इस अन्याय से जो नुकसान हुआ है, चाहे वो उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान हो, रोजगार का नुकसान हो या मानसिक पीड़ा हो, उसके लिए मुआवजा पाने का अधिकार है। यह राज्य की गलती की एक तरह की स्वीकारोक्ति है और उसकी भरपाई करने का एक प्रयास है। और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, दूसरा है पुनर्वास। ये अवधारणा इस सोच पर आधारित है कि दंड का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना या सजा देना ही नहीं है, बल्कि जहां तक संभव हो अपराधी को सुधारकर वापस समाज का एक उपयोगी हिस्सा बनाना भी होना चाहिए। पुनर्वास में शिक्षा देना, कोई हुनर सिखाना, रोजगार दिलाने में मदद करना, अगर नशे की लत है तो उसका इलाज करवाना और सामाजिक समर्थन देना, ये सब शामिल हो सकता है। इसका लक्ष्य है व्यक्ति को दोबारा अपराध करने से रोकना
और उसे समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। ये न सिर्फ उस व्यक्ति के हित में है, बल्कि लंबे समय में देखें तो समाज की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो इन सभी 10 बिंदुओं को समझने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मानवाधिकारों का ये जो जाल है, ये कितना विस्तृत है और कितना आपस में जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक सभ्य समाज के न्यायपूर्ण होने की गारंटी है। इस पूरी चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवे क्या होना चाहिए, मतलब सबसे अहम बात क्या है? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि ये जो 10 सिद्धांत हमने डिस्कस किए, दोहरे दंड से सुरक्षा, स्व अभिशंसा से मुक्ति, 24 घंटे में पेशी, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई, वकील और कानूनी सहायता का अधिकार, अपील का अधिकार, कार्योत्तर कानूनों से सुरक्षा और आखिर में मुआवजा और पुनर्वास, ये सब मिलकर एक ढांचा बनाते हैं। एक फ्रेमवर्क। हाँ, एक फ्रेमवर्क, एक मजबूत ढांचा। और ये ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि आपराधिक न्याय की पूरी प्रक्रिया, शक होने से लेकर सजा पूरी होने और उसके बाद तक, हर कदम पर निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे और व्यक्ति की मानवीय गरिमा का सम्मान करे। मानवाधिकार इस प्रणाली का कोई बाहरी या वैकल्पिक हिस्सा नहीं है, वो इसकी आत्मा है, इसका आधार है। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है हमारे लिए कि जब हम न्याय के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अपराध और अपराधी पर, सजा पर टिक जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन क्या हमें, जैसा कि ये पुनर्वास का अधिकार हमें इशारा कर रहा है, प्रक्रिया की निष्पक्षता पर और व्यक्ति के समाज में सफल वापसी की संभावना पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है? ये सवाल शायद हमें न्याय की हमारी जो पारंपरिक धारणाएं हैं, उन पर दोबारा सोचने को प्रेरित कर सकता है। बहुत वाजिब सवाल है और इस पर सोचना जरूरी है।